एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस है उषा देवी वर्सेस राम कुमार सिंह। केस बहुत इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश की। द बेसिक प्रेमाइज ऑफ द केस इज लिमिटेशन पीरियड फॉर सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो पहले फैक्ट्स को समझ लेते हैं। राम कुमार सिंह एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे मिस्टर बिहारी से। अब इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट फॉर सेल हुआ, जिसमें प्रॉपर्टी का जो प्राइस था वो 70,000 रुपए तय किया गया। 1,000 रुपए टोकन बनी जाना था और बाकी 69,000 वॉज टू बी पेड विद इन अ स्पैन ऑफ 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के बाद जब पेमेंट पूरी आ जाती तब इस सेल को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ये दोनों पार्टीज के बीच में तय हुआ, लेकिन 9 महीने में पैसा आ नहीं पाया तो अग्रीमेंट या सेल एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। वापस से सेल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो फिर से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। कुछ बीच में प्लॉटिंग हुई, वापस से प्लॉटिंग हुई, कुछ नया कुछ एक सिस्टम होता है जिसमें प्लॉट काटे जाते हैं। तो प्लॉटिंग जब हुई तो प्लॉट साइज थोड़ा सा बढ़ गया और प्राइस भी बढ़ गया। तो जो मिस्टर बिहारी थे उन्होंने ज्यादा पैसा मांगा, राम कुमार ने पैसा भी दे दिया, लेकिन फिर भी सेल डेट एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। फाइनली क्या हुआ कि 1989 के आसपास एक फाइनल अग्रीमेंट हुआ जिसमें ये लिखा गया कि ये अग्रीमेंट 5 साल तक वैलिड रहेगा और जनवरी 16 जनवरी 1990 को इसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। डेट लिख दी गई। There was a date which was set. And the date was 16th January 1990 कि इस दिन सेल डेट को हम एग्जीक्यूट कर देंगे, सेल को रजिस्टर कर देंगे। डेट ऑफ परफॉर्मेंस है ये, इसे आप याद रख। ठीक है, अब बीच में मतलब ये परफॉर्मेंस की जो डेट थी वो पार हो गई और डेट फिर भी एग्जीक्यूट नहीं हुई, रजिस्टर नहीं करवाई गई। केस तो बहुत बाद में हुआ। अब इनकी जो ओरिजिनल सेलर थे उनकी डेथ हो गई। उषा देवी उनकी डिसेंडेंट थी। उषा देवी और जो बच्चे कुछ डिसेंडेंट्स थे उन्होंने सारे अग्रीमेंट्स को डिनाई कर दिया, सेल भी डिनाई कर दी, पैसा जा चुका था। तो फाइनली राम कुमार जी ने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाला, लेकिन उन्होंने सूट फॉर परफॉर्मेंस डाला 16 सितंबर 1993 को। ट्रायल कोर्ट में जब सूट डाला तो उषा देवी की फैमिली से चैलेंज आया कि भाई लिमिटेशन हो चुकी है, ओवर, द सूट इज टाइम बर्ड। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का 3 साल तक हो सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी डिमांडेड और अ कॉन्ट्रैक्ट रादर कैन बी एनफोर्स्ड विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years। ठीक है, 3 साल बाद आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते, उसके परफॉर्मेंस को कंपेल नहीं करवा सकते। ये सेक्शन 54 है लिमिटेशन एक्ट का, है ना। अब उषा देवी का कहना था कि सूट जो है वो टाइम बार हो चुका है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने राम कुमार के फेवर में जजमेंट दिए। जब ये केस चैलेंज होके हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे इंटरप्रेट किया। कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल की वैलिडिटी थी, तो अग्रीमेंट वाज वैलिड फॉर 5 years। ठीक है, अब हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि अगर अग्रीमेंट 5 साल तक वैलिड है तो अग्रीमेंट में जो राइट्स दिए गए हैं वो भी 5 साल तक वैलिड होंगे और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सिबिलिटी भी 5 साल तक वैलिड रहेगी। भाई अगर तुम अग्रीमेंट में जो राइट्स है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज। पार्टीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को कुछ राइट्स देते हैं किसी फाइनेंशियल या किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में यही तो है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब हाई कोर्ट का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स सर्टेन राइट्स, इम्पोज सर्टेन ड्यूटीज which are mutually agreed by the parties और mutually agreed between the parties कि हम एक दूसरे को ये राइट्स देंगे, एक दूसरे को ये ड्यूटीज देंगे। तो अब उसमें लिखा हुआ जो राइट है या उसमें दिए गए जो राइट्स हैं वो 5 साल तक वैलिड है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 5 साल तक वैलिड है।
अब जब राइट 5 साल तक वैलिड है तो उनको एनफोर्स करना भी तो 5 साल तक वैलिड होगा। इसीलिए इसको लिमिटेशन के विद इन मान के हाई कोर्ट ने सूट का टाइम बार का जो वो था कंटेंशन वो डिनाई कर दिया, अपील डिसमिस कर दी और राम कुमार जी को प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर डिक्लेयर कर दिया। ठीक। उषा देवी ने फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर दिया। अब कॉन्फ्लिक्ट यही आता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो 5 साल के लिए वैलिड है ही, राइट, तो उसे एनफोर्स करने का राइट 3 साल को कैसे? लिमिटेशन एक्ट बहुत क्लियर है कि डेट ऑफ परफॉर्मेंस से 3 साल तक आप उस परफॉर्मेंस को लीगली कंपेल करा सकते हैं। मतलब डेट ऑफ परफॉर्मेंस से ही टाइम शुरू होता है, 3 साल तक जाता है, उसके विद इन आप कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं, अपने राइट को एनफोर्स कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं रहेगा। ठीक है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ही तो है। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज लाइव और if a contract is alive for 5 years, how does the limitation expire? Then what is the point of a contract? फिर वो क्यों वैलिड भी क्यों है? उसकी वैलिडिटी किस काम की अगर हम उसे एनफोर्स ही नहीं कर सकते? तो इसे ऐसे समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्टीज के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक पार्ट है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट्स में जो राइट्स दे रखे हैं, जो ड्यूटीज दे रखी हैं, वो पार्टीज के बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को लेके, उसका एक पार्ट है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कब तक किया जा सकता है, ये लिमिटेशन का प्रोसीजर का एक रूल, और ये प्रोसीजर के रूल के हिसाब से ही गवर्न होता है। कॉन्ट्रैक्ट को आप 10 साल तक वैलिड कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट 10 साल तक वैलिड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट 10 साल तक परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन 10 साल तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है। इससे एक नेवर एंडिंग लिटिगेशन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इफ पार्टीज क्रिएट एन इनडेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट कि 100 साल तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, तो क्या 100 साल तक पार्टी कभी भी केस कर सकती है? फिर तो लिमिटेशन एक्ट का पूरा पर्पस ही डाइल्यूट हो जाता है। इसको अगर और सिंपल एग्जांपल से समझे तो आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक कूपन है जो आपको कहता है कि द कूपन गिव्स यू अ राइट टू ईट इन अ रेस्टोरेंट फ्री फॉर 7 आवर्स। ठीक है। आपको रेस्टोरेंट में 7 घंटे तक खाने का वो देता है, फ्रीडम देता है दैट कूपन। ठीक है। और आप जो है रेस्टोरेंट बंद होने से 1 घंटा पहले जाते हैं। कूपन में लिखा हुआ है कि द मोमेंट यू एंटर अ रेस्टोरेंट दिस कूपन गिव्स यू अ राइट टू ईट फॉर 7 आवर्स फॉर फ्री। मतलब 7 घंटे तक आप रेस्टोरेंट में फ्री खा सकते हैं जैसे ही आप रेस्टोरेंट में घुसते हैं कूपन के हिसाब से। रेस्टोरेंट बंद हो जाता है 10 बजे, आप पहुंचते हैं 9। ठीक है। अब आपका कूपन इनवैलिड नहीं है ना। रेस्टोरेंट आपके कूपन की वैलिडिटी को डिनाई नहीं कर रहा कि जी आपका टिकट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन हम बंद हो रहे हैं, वी आर क्लोजिंग, दिस इज आवर क्लोजिंग टाइम। वी कैन नॉट कीप एन एंटायर रेस्टोरेंट ओपन जस्ट बिकॉज यू हैव अ कूपन। This dilutes every policy, every rule, every procedure that we have to run this place efficiently. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर रेस्टोरेंट चाहे तो बिना रेस्टोरेंट को खोले अलग से पीछे किचन में बैठा के खाना खिला सकता है, ये रेस्टोरेंट की अपनी मर्जी। अब उस आदमी को खाना खिलाना इनका लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। वो अगर चाहे अपने प्रॉमिस को फुलफिल करना या उसके कूपन को सैंक्टिटी देना तो वो अलग से कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट अगर 5 साल के लिए वैलिड है तो उसको 5 साल तक परफॉर्म किया जा सकता है, उसमें लिखी गई बातें 5 साल तक वैलिड रहेंगी, लेकिन 3 साल के बाद उसको कोर्ट में ले जाके उसको फोर्सफुली कंपेल नहीं किया जा सकता। उसको लीगली कंपेल या लीगली परफॉर्म आप 3 साल तक ही करवा सकते। 3 साल के बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहते हैं तो अपने मॉरल एथिकल ग्राउंड्स पे परफॉर्म कर सकते हैं, वो वैलिड ही रहेगा, लेकिन कोर्ट में उस परफॉर्मेंस को कंपेल नहीं कर सकते। दिस इज द क्लैरिटी दैट सुप्रीम कोर्ट्स गिव कि लिमिटेशन इज अ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह है, लेकिन रूल ऑफ प्रोसीजर अपनी जगह है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही दुकान अब बंद हो चुकी है, बंद दुकान में आप राइट को जबरदस्ती इम्पोज नहीं कर सकते।
अगर दुकान का मालिक आपको अलग से दे दे कुछ, जैसे पार्टी अगर अलग से परफॉर्म करे कि चलो भले ही सूट टाइम बार हो चुका है लेकिन फिर भी मैं इसे परफॉर्म करूंगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रिंसिपल भी है ना, कंसिडरेशन के जो एक्सेप्शन में ये भी एक प्रिंसिपल दे रखा है कि अगर सूट टाइम बार हो चुका है और एक आदमी कह देता है, लिख के दे देता है कि मैं आपका पैसा दूंगा, तो वो लिखी हुई बात कॉन्ट्रैक्ट मान ली जाएगी, भले ही उसमें कंसिडरेशन नहीं है। तो यहाँ पे भी सूट टाइम बार हो चुका है लेकिन वो लिखी हुई बात जो है कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मानी जा सकती है। अब वो जो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो खराब हो गया, मतलब उसको आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, आप उसे यूज नहीं कर सकते टू कंपेल परफॉर्मेंस फ्रॉम अदर पार्टी, बट दिस न्यू प्रॉमिस दैट द पार्टी हैज गिवन विल बी कंसिडर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली अब 5 साल 3 साल के बाद अगर पार्टी इसे अपने आप परफॉर्म करती है, कहती है कि चलो हम रजिस्टर कर देते हैं, तो वो सेल डीड नल एंड वॉइड नहीं हो जाती क्योंकि अग्रीमेंट तो वैलिड है ना, वो नल एंड वॉइड नहीं हो जाती इफ दे एक्नॉलेज द मनी गिवन एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर रेडी टू रजिस्टर द डीड, देन दिस entire deed becomes valid and completely binding. But you cannot compel the party to sell their property to you. Why? Because the right to compel has expired. समझ गए? तो ये था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, ये हाई कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को ओवररूल कर दिया गया और ये जजमेंट आया। बहुत ही अच्छा जजमेंट है, आप चाहें तो इसे अपने केसेस अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, स्पेशली इन केसेस विद मतलब एसआरए में भी यूज किया जा सकता है, लिमिटेशन में भी यूज किया जा सकता है ना, कॉन्ट्रैक्ट में भी कर सकते हो अगर किस तरह का कोई क्वेश्चन आता है। दिल्ली जुडिशरी में कई बार कुछ जजमेंट राइटिंग मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़े से नॉट conventional kind of questions, but questions that require thought, right? That require you to think, to create something, to write like a judge. So in those kinds of cases, लिमिटेशन है सारे, दोनों ही दिल्ली जुडिशरी का पार्ट है, आप इसे बिल्कुल इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। लिटिगेशन सेल डीड वाज अगेन नॉट एग्जीक्यूटेड, फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ गया। इशू था वेदर द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाज फाइल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, whether the failure to execute the sale deed within the agreed time frame rendered the suit barred. ठीक है। Section 54 limitation provides a period of limitation which is 3 years from the date fixed for performance. Date क्या fix की गई थी? 16 जनवरी 1990। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या हुआ? 16 जनवरी 1993, 1993। उसके बाद अगर आपने केस किया तो वो टाइम बार हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, द एक्ट गवर्न्स द रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस व्हिच इज अ लीगल एक्शन टू कंपेल द परफॉर्मेंस। पीरियड ऑफ लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया कि सेक्शन 54 के हिसाब से लिमिटेशन पीरियड बिगिंस फ्रॉम द डेट फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस और व्हेन द प्लेंटिफ हैज notice that the performance is refused. In this case, fresh agreement required the sale deed to be executed, thus setting this as the date from which the limitation period would begin. Suit filing September 1993 में हुई, which was beyond the 3-year limitation period. Supreme Court held that the suit was after the expiration and therefore was barred. Consequently, the court dismissed the suit on this ground. इसी तरह के और कुछ important cases, सबीर through legal representatives versus अंजुमन, कोर्ट ने यही होल्ड किया था कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल है, डेट फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई डेट फिक्स नहीं की गई है तो नोटिस की परफॉर्मेंस रिफ्यूज हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाल के आप लिमिटेशन को इंडेफिनिटली एक्सटेंड नहीं कर सकते। लिमिटेशन इज गवर्न बाय द रूल ऑफ प्रोसीजर, अ सेट रूल। यू कैन नॉट क्रिएट न्यू लॉ थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट ओवर रूल एन एग्जिस्टिंग लॉ बाय वे ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो सेट प्रिंसिपल्स हैं, राइट? दिस वाज बीइंग डन इन दिस केस। ए वलियामाई वर्सेस केपी मुरली, अगेन 2023 का केस है और सिमिलर प्रेमाइस पे ही डील करता है। ओके, भाई कि लिमिटेशन का पीरियड कहाँ से रन करेगा। तो 3 साल डेट ऑफ परफॉर्मेंस अगर मतलब दे रखी है तो 3 साल वहां से। अगर कोई डेट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दे रखी है तो जिस दिन परफॉर्मेंस रिफ्यूज हो गया वहां से, ठीक है।
क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. अंडर विच एक्ट इज द रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गवर्न. बहुत आसान है, आपको पता ही होगा. व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर लिमिटेशन. ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है प्रीलिम्स में, तो इसे याद रखें, 3 साल है. Which section of the limitation deals with the limitation period for specific performance? सेक्शन में आपको बता चुकी हूँ. Explain the implications of filing a suit for specific performance after the expiry of the limitation period with reference to relevant cases. What remedies are available to a plaintiff if a suit for specific performance is barred by limitation? Discuss alternative reliefs under Specific Relief Act. हालांकि दृष्टि के अपने क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर जरूर लिखें. जो केस मैंने आपको पढ़ाया है उसे ऐड करें, जो केस इसमें मेंशन्ड है उन्हें भी ऐड करें, और एक अच्छा आंसर क्रिएट करके किसी से चेक करवाएं, इवेलुएट करवाएं, देखें कि आपने वाकई अच्छा आंसर लिखा कि नहीं. द एंटायर exercise of writing answers is completely useless if somebody is not evaluating your answers. So make sure you get that done. Right? तो आज के लिए इतना ही. अगले एपिसोड में इसी तरह के इंटरेस्टिंग केस के साथ मिलेंगे. तब तक आप सब अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.